नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, क्योंकि दोपहर के बज गए 3 और हम हाजिर हैं 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही हलचल तेज है। दूसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां जल के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। ये 4 बड़ी खबरें देखिए, 3 बजे की 4 बड़ी खबरें। और इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में सियासी हलचल तेज है, क्योंकि देखिए रिजल्ट के बाद से नेताओं का, सांसदों का दिल्ली में जमावड़ा लगता जा रहा है। अलग अलग दलों की बैठकें हो रही हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है। तो वहीं सांसदों को बुलावा आया है दिल्ली से। बता दें, दिल्ली में सांसदों को बुलाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी छत्तीसगढ़ में आज रखी गई है। और दिल्ली से मिल रही है बड़ी खबर, जहां बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक है, जिसमें वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। तो बीजेपी के नेताओं की ये बड़ी बैठक, जिसमें वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह समेत राजनाथ सिंह नड्डा के आवास पर हो रही इस बैठक में शामिल हुए हैं। एक बड़ी बैठक, वरिष्ठ नेता बैठक ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि चुनावी परिणाम आने के बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बड़ी बैठक, जिसमें वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक हो रही है। और दिल्ली से सरकार के गठन को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शपथ ग्रहण समारोह अब 8 जून की जगह 9 जून को होगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अब शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की जगह 9 जून को होगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। फॉरेन डेलीगेट्स के शेड्यूल की वजह से समारोह को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। और चंद्रबाबू नायडू भी अब 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह जो पहले 8 जून को होना था, वो अब 9 जून को होगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो एक तरफ तो एनडीए केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चा चल रही है। इसे भी सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। कांग्रेस में अंदर खाने में विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालें और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इसी बीच कांग्रेस सांसद ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की मांग की है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के शानदार प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत भी कांग्रेस ने हासिल की। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत तो ये भी कह चुके हैं कि अगर केंद्र में गठबंधन इंडिया की सरकार बनती है और राहुल गांधी पीएम बनना चाहेंगे, तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से ज्यादा सीटें होना जरूरी होता है। साल 2014 में कांग्रेस ने 44, तो 2019 में 52 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी के हिस्से में 99 सीटें आई हैं। और ऐसे में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो देखिए, एक और जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है बीजेपी की बड़ी बैठक। नेताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। दिल्ली में नवनिर्वाचित सांसद पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ विस्तार न्यूज आपको सबसे बड़ी कवरेज दे रहा है। दिल्ली में किस तरह की हलचल है, कौन कौन से नवनिर्वाचित सांसद पहुंच चुके हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं अमृत तिवारी, तो वहीं दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन से अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भवन से जुड़ रहे हैं राकेश सिंह, तो वहीं आदर्श सिंह दिल्ली के यूपी भवन से लाइव जुड़ रहे हैं।
सबसे पहले अमृत, आपका मैं रुख करूंगी, किस तरह की सियासी हलचल? एक और बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी ओर चर्चा ये कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनेंगे। अमृत। ऋतु, देखिए अभी जो हलचल है वो दिल्ली में लगातार और गहरी होती चली जा रही है। अभी मैं जेपी नड्डा के आवास के पे हूँ मैं, और यहाँ पे जो है नेताओं का जमावड़ा लगातार लगता जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से बैठकों का दौर चल रहा है। यहाँ पे 3 दौर की जो है बातचीत अलग अलग जो है ग्रुप्स में यहाँ पे बैठकों में हो चुकी है। सबसे पहले जो है यहाँ पे जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन तीनों की एक बैठक हुई। उसके बाद से बीजेपी के और तमाम नेता यहाँ उनके आवास पे पहुँचे, जिसमें से प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और संगठन मंत्री जो हैं विनोद तावड़े, इनके अलावा और भी वरिष्ठ नेता जो पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे, और उनके बीच में जो है यहाँ पे एक मंत्रणा और बातचीत हो रही है। बातचीत का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ समन्वय किस तरह से रखा जाए, जो सीट का फॉर्मूला दिया जा रहा है, मंत्री पद की डिमांड की जा रही है, उसको मीट कैसे किया जाए, और साथ ही साथ जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर के किस तरह से तैयारियां हों। तो इन तमाम चीजों को लेकर तैयारियां तो कई तरह की चल रही हैं, और तैयारियां ऐसी भी कि नवनिर्वाचित जो सांसद है उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लौटेंगे अमृत आपके पास, अनमोल का रुख करेंगे। अनमोल हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे, छत्तीसगढ़ भवन में मौजूद हैं। अनमोल, कौन कौन से छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं, पहुंचते जा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास अनमोल? देखिए ऋतु, फिलहाल जितने भी छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद हैं भाजपा के, वो अभी छत्तीसगढ़ में ही है, राजधानी रायपुर में है। लेकिन आज देर शाम तक जो है छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथी जो हैं 2 डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा, ये तीनों जो हैं छत्तीसगढ़ सदन पहुंचेंगे आज देर रात, और रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। क्योंकि कल देखिए, कल भाजपा संसदीय दल की बैठक होनी है, दोपहर में ये बैठक आयोजित है। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। इसके अलावा जो भी 10 सांसद छत्तीसगढ़ से जीत कर आए हैं, वो भी सांसदों का पहुंचने का सिलसिला जो है देर शाम से चालू हो जाएगा, और आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक जो है सभी सांसद पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल अनमोल, बिल्कुल। और इसी तरह से देखिए मध्य प्रदेश से भी बुलावा आया है, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों को भी बुलाया गया। अनमोल, लौटेंगे आपके पास, और अब सीधे रुख करेंगे एमपी भवन दिल्ली से। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, छत्तीसगढ़ के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके पहुंचने का सिलसिला तो आने वाले समय में देखा जाएगा, कल सुबह तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश को लेकर आपके पास क्या जानकारी है राकेश? ऋतु, मध्य प्रदेश भवन में सीएम मोहन यादव खुद पहुंच गए हैं। वो नेतृत्व लगातार कर रहे हैं, और अभी कुछ देर बाद से जो है लगातार मध्य प्रदेश के जो 29 सांसद इस बार जीत कर आ रहे हैं वो सभी यहां आएंगे। चूंकि दिल्ली में सियासी हलचल तेज है ऋतु, और इस वजह से जो है यही मीटिंग होनी है और आगे की रणनीति यहीं से तय होगी। तो सीएम मोहन यादव तो पहले से पहुंचे हुए हैं। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश भवन में हूं, और इसके बाद जो है एक एक करके नेता यहां मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंच रहे हैं, और इसी भवन में वो आज रुकेंगे और बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी पार्टी ने जो है 240 से ज़्यादा सांसदों को है दिल्ली बुलाया है, तलब किया है, ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक खेल देखने को मिलता है राजनीति में ऋतु, वो ना हो सके। इस वजह से जो है बीजेपी सारे सांसदों को दिल्ली बुला रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश, और इसी के साथ देखिए लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे तो आपने उनसे बात भी की थी, हमारे दर्शकों को वो बातचीत भी सुनवा देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। मतलब केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बन रही है, और इस सरकार बनाने के पीछे कुछ लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहे हैं। मोहन यादव जी, आपका विस्तार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय मोदी जी का जो नई तीसरी पारी प्रारंभ हो रही है उसकी शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। देश उनका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से जल्दी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले और फिर एक बार मोदी सरकार के माध्यम से देश के विकास कामों की बयार प्रारंभ हो और दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े।
मोहन साहब, लगातार हमने देखा है कि आप फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तक आप गए। लगातार आप जो है विपक्षी खेमा पर प्रहार करते रहे और इसका नतीजा हमें मध्य प्रदेश के नतीजे में दिखा। वहां 29 की 29 सीटें आपने जीत ली। क्या रणनीति रही? रणनीति बहुत साफ है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखते हुए सरकार के कामों से जनता का दिल जीता है। संगठन सरकार ने मिलकर के चुनाव लड़ा है और मोदी जी का नाम ही पर्याप्त था। मोदी जी ने काम इतना किया है कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से जानती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे सीएम साहब? अब क्या बताएं, उनसे मेरी सहानुभूति है, वो 5 साल मेहनत करें। तो सीएम मोहन यादव का कहना है कि लगातार जो है हमने मेहनत की, पीएम मोदी के बलबूते पर जो है एक बार फिर से केंद्र में सरकार बन रही है। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता विकास में सदैव साथ है और आगे रहेगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ेगी। जी, ये थे हमारे साथ सीएम साहब। आपने सुना सीएम साहब का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल राकेश, तो हमने ये बातचीत सुनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो लगातार कह रहे थे कि मध्य प्रदेश से 29 जीत की मालाएं जाएंगी और वही दावे फिर से कि विकास पर जनता ने भरोसा जताया है और पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। राकेश जी बिल्कुल, मोहन यादव आपने देखा और हम सभी ने देखा कि मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगातार वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार तक वो पहुंचे और लगातार लोग उन्हें सुन रहे थे। तो ऋतु मोहन यादव का जो शख्सियत है वो लगातार लोग पसंद कर रहे हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं। पीएम मोदी के बाद सबसे ज़्यादा रैली करते नजर आए। हर जगह जहां भी वो पहली बार पहुंच रहे थे लोग उन्हें सुनने के लिए आ रहे थे। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश भवन की बात मैं आपको ऋतु बता रहा हूं, यहां जो है शिवराज सिंह चौहान भी आने वाले हैं, गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आने वाले हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी आने वाले हैं। तमाम जो बुला के और वो सभी पहुंचने भी वाले हैं। राकेश तस्वीरें पहुंचाते रहेगा, फिलहाल लौटूंगे आपके पास और अब सीधे रुख करेंगे यूपी भवन दिल्ली का, जहां से आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, चुनावी परिणाम जैसे ही सामने आए, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। किस तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही है? क्या कुछ समीकरण कहता है यूपी का? आदर्श देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है राज्यों के हिसाब से किस तरीके के नतीजे आए हैं और यूपी में बेहद ज़्यादा हलचल है सभी पार्टियों में। चाहे हम बीजेपी की बात करें जिन्होंने अपनी बढ़त कमज़ोर की है और सीटें कम हुई हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें जिनकी सीटों में इजाफा हुआ है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है यूपी से निकलकर कि यूपी के जो बीजेपी के नेता सांसद के तौर पर चुनकर आए हैं इस बार, उनमें से कौन कौन वो लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में। अपने दर्शकों को हम बता दें कि एक्सक्लूसिव जानकारी विस्तार न्यूज़ के पास में है, हम इसको एक एक करके वो नाम बता देते हैं। दिनेश शर्मा हैं, जितिन प्रसाद हैं, भोला सिंह हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, पंकज चौधरी, विनोद बिंद, सतीश गौतम, अनूप वाल्मीकि और एसपी सिंह बघेल। ये वो नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में शामिल हो सकते हैं, मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि कल 11 बजे एनडीए की बैठक होगी सेंट्रल हॉल में, जिसमें सभी राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं और सभी सांसद जो जीते हुए हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर दूसरे सहयोगी दलों की बात करें बीजेपी की, ये सभी लोग शामिल होंगे और कल एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो निश्चित तौर पर यूपी से लेकर दिल्ली तक, एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर जगह राजनीतिक गर्म है और कहीं न कहीं किसी तरीके से सेफ तरीके से सरकार का गठन हो जाए और किसी को नाराजगी ना हो, जो मंत्रालय मांगे जा रहे हैं वो मंत्रालय भी उन्हें मिल जाए, इस बात की कोशिश में है इस फिलहाल एनडीए का जो पूरा सेंट्रल नेटवर्क है वो। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल। और एक बार फिर से रुक करेंगे मेरे सहयोगी अमृत का। अमृत, बैठकें लगातार जारी है। अभी देखिए बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है, लेकिन अगर गठबंधन की हम बात करें, लगातार गठबंधन की बैठकों की खबरें भी सामने आ रही हैं। अमृत जी बिल्कुल ऋतु, जितनी भी जो गठबंधन दल में शामिल पार्टियां हैं उनके बीच उनके नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। वहां पे एक आम फैसला उनके भीतर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली बात है कि जब सरकार एक बहुत ही गठन जब होने जा रहा है, नई सरकार शपथ लेगी, वो काफ़ी कम समय में लेगी। आपको बता दें कि 2019 में भी जब मोदी सरकार का गठन हुआ था तो नतीजों आने के जो उसके 7 दिन बाद जो है उसका गठन हुआ। इस बार 1 हफ्ते के भीतर ही सरकार जो है वो
शपथ ले लेगी। तो इस बीच में उनके पास भी समय की अवधि जो है वो कम है बतौर एनडीए सहयोगी, लिहाजा वो भी इस चीज़ को समझते हैं और ताबड़तोड़ उनके बीच भी बैठकों का दौर और क्रम जारी है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने तरफ से एक समन्वय बनाने के लिए जो प्रयत्न कर रही है, एक बैठकों का दौर चला रही है, उसी तरह से तमाम दल भी अपने गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ मिल करके किस तरह से आगे चला जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, उसको लेकर के जो है बैठकों पे बैठक कर रही हैं। एक फैसला बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे है उसको कैसे देखना है, किस तरह से चीज़ों को समाधान सोल्यूशन की ओर ले जाना है और एक स्थिर सरकार देना है। क्योंकि सभी जानते हैं गठबंधन में जितने दल एनडीए में हैं, अगर उनकी बात करूं तो वो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 10 सालों में कार्यशैली कैसे रही है, उसको कैसे मीट करना है, उसको कैसे सब्सटैंशिएट करना है, वो उनके लिए सबसे बड़ा जो है एक मुद्दा भी है और एक चैलेंज भी है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की बात करें, 3 नेताओं की, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के अपने सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 10 साल में जो सरकारें चली है उसका जो भी नज़रिया रहा है, अगले जो 5 साल सरकार चलेगी उनके सहयोग के बदौलत ही चलेगी। उनके पूरे जो है बातों का, उनके मिजाज का और उनके दृष्टिकोण का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। और यही नतीजा है कि अभी जो एक एनडीए जो गठन है, जो चुनाव पूर्व बना था, वो अभी और सशक्त और मजबूत होते दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और उसकी मजबूती के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं जो नजर भी आ रहे हैं। अमृत, एक बार फिर से अनमोल का रुख करेंगे। अनमोल, छत्तीसगढ़ के अगर परिणामों की बात करें, 11 की 11 सीटें जीतने का दावा बीजेपी ने किया था। हालांकि परिणाम बेहतर रहे, बीजेपी के पक्ष में रहे और कांग्रेस के पाले में सिर्फ 1 सीट गई। लेकिन गलती जो देखी गई, बाहरी प्रत्याशी का नुकसान दोनों ही दलों को झेलना पड़ा है। अनमोल। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के परिणाम आए हैं वो मतलब देखेंगे तो आपको बीजेपी के ही पक्ष में नजर आएगा, क्योंकि 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही थी बीजेपी। खैर उन्हें एक ही सीट का नुकसान हुआ, कोरबा, जहां पर बाहरी फैक्टर काम कर गया, क्योंकि सरोज पांडे को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था जो दुर्ग लोकसभा से आती हैं और राज्यसभा सांसद भी रही है बीजेपी से। तो कोरबा में एक माहौल क्रिएट किया गया था कि जो सरोज पांडे वो एक बाहरी उम्मीदवार हैं और बाहरियों की एंट्री होने से शायद क्षेत्र की जनता जो है वहां की नाराज हुई। यही वजह था कि बीजेपी को कोरबा जो है वहां पर हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए 10 सांसद जीत कर आए हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए थे। छत्तीसगढ़ में पहली दफा प्रधानमंत्री ने रात भी गुजारा था, तो इससे पता चलता था कि छत्तीसगढ़ में कितना फोकस किया गया था। यही वजह था कि परिणाम जो है बीजेपी के अनुकूल आए हैं। देखिए लगातार हमने देखा अनमोल, चुनावी जिस तरह से प्रचार किए जा रहे थे, बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ में जमावड़ा, जिसका असर भी दिखाई दिया। फिलहाल अनमोल आपका शुक्रिया, राकेश आपका भी धन्यवाद, आदर्श और अमृत हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए दिल्ली में एक और जहां बैठकों का दौर जारी है, सियासी हलचल तेज है, तो विस्तार न्यूज भी आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहा है। इधर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद, अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने देश की जनता का धन्यवाद किया और इंडिया गठबंधन के बारे में कहा कि बार बार फेल होने वाला बच्चा 3rd डिवीजन से पास होकर हल्ला मार रहा है और डिक्टेंशन मार्क्स से पास होने वाला सिर्फ फर्स्ट आया है, फिर भी चुप है। वहीं मनोज तिवारी ने अखिलेश यादव को उनकी सीटें बढ़ने पर बधाई दी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद, गायक और मशहूर अभिनेता मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जीत की बधाई, तीसरी बार आपने हैट्रिक मारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद शब्द भी छोटा है। अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता का धन्यवाद करने के लिए और पूरी दिल्ली का। ये बताइए कि एनडीए की गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन विपक्षी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने बढ़त बनाई हुई है, 99 सीटें जीती है कांग्रेस ने, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सरकार बना सकते हैं। अब देखो, देश में आजकल एक ही लाइन चल रही है कि जो बार बार फेल होता रहता है वो 3rd डिवीज़न पास भी हो गया तो उसकी पार्टी होती रहती है। और अगर कोई हमेशा डिस्टिंक्शन में है, अगर 1st डिवीज़न थोड़ा सा आया लेकिन थोड़ा नंबर कम है, तो भी उसको बहुत चिंता होती है। 272 का आंकड़ा होता है और ये देश में चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस था, तो वाईएसआर तो एनडीए को ही समर्थन देता है, दूर से देता है, शामिल नहीं होता। तो अभी 4 उनके भी सांसद हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस को और पूरी इंडिया अलायंस को उतने भी सीट नहीं दिए जितनी भाजपा को अकेले दिए, उसके बाद भी पता नहीं काहे फड़फड़ा रहे हैं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोज तिवारी जी थे, इन्होंने साफ तौर पर खुलकर सभी मुद्दों पर बात की। और कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक रखी गई। 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे इस बैठक में और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई आज छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई और 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन भी हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव बैठक में मौजूद रहे और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता खोमन साहू लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, 10 सीटें बीजेपी ने जीती हैं छत्तीसगढ़ में और इस रिजल्ट के बाद आज एक बड़ी बैठक भी रखी गई जिसमें सभी नेताओं का अभिनंदन किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु और अभिनंदन करने का कारण भी है क्योंकि बड़ी मार्जिन के साथ तमाम जो बीजेपी के 10 सांसद हैं, 11 में से 10 भारतीय जनता पार्टी ने जीता और यही कारण है कि सभी लोगों को एक साथ एक कमरे में बुलाया गया, जिस पर संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी थे, इसके अलावा पवन साय भी थे, मुख्यमंत्री स्वयं थे, इसके अलावा बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, वो भी मौजूद थे। तमाम सांसदों को एक दूसरे से परिचय कराया गया, बातचीत की गई, आने वाले दिनों में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार पर काम करने वाली है इस पर भी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है ऋतु, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। तमाम जो उनके सांसद हैं बड़े लीड के साथ जीत कर आए और यही कारण है कि सभी लोगों का अभिनंदन भी किया गया। आगामी दिनों में कैसे कामकाज करना है, छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, केंद्र की जो योजना है कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इस पर तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। ऋतु जी बिल्कुल खोमन, इन तमाम चीज़ों पर बात की गई और इसके साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। खोमन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर राजगढ़ से हार के बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक्स पर शिवमंगल सिंह सुमन की कविता शेयर की जिसमें उनके तेवर नजर आ रहे हैं। तो देखिए दिग्विजय सिंह जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये लिखा कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह आगे लिखते हैं, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं और वरदान मांगूंगा नहीं। तो सोशल मीडिया एक्स पर शिवमंगल सिंह सुमन की ये कविता पोस्ट की है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तो राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस से कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को शिकस्त देने वाले बीजेपी के रोडमल नागर की चर्चा हर जगह हो रही है। रोडमल नागर ने बड़े मार्जिन से ये सीट जीती है। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सभी 29 सीटें जीत ली हैं और राजगढ़ जो कि सबसे चर्चित सीट थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते आई है। रोडमल नागर जी जिन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया भी हमारे साथ में है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए, इस जीत का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो नीतियां हैं, उनके प्रति जो आकर्षण है, ये जनता ने महसूस किया। दिल्ली से बुलावा आ गया है, कब जाना है? आज निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं, बड़े मास्टरमाइंड माने जाते हैं और अपने गृह जिले में ही जनता ने उन्हें मुँह की। देखिए, निश्चित रूप से वो चाणक्य हैं, निश्चित रूप से वो मास्टरमाइंड हैं, लेकिन उनका जादू राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चल नहीं पाया क्योंकि उनको वो टेस्टेड थे। उन्होंने राजगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार आई है तब से लोगों की जिंदगियां बदल गई है। तो ये थे रोडमल नागर जी, राजगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और कह रहे हैं कि निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह मास्टरमाइंड हैं, लेकिन उनका जादू राजगढ़ की जनता पर नहीं चला क्योंकि उन्होंने राजगढ़ के लिए कभी कुछ किया नहीं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज, भोपाल। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीट जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा देश विश्वास करता है। बीजेपी की रीति नीति से देश की जनता प्रभावित है और यही वजह है कि बीजेपी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप किया। और हिंदुत्व और सनातन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मंत्री विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ में हैं। आपने कहा था 29 की 29 जीतेंगे और जीत गए। निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है तो मोदी मंत्रिमंडल में ज़्यादा डिमांड
ये तो हमारा विषय नहीं है, इस विषय में मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मुख्य मुद्दा ये है कि इस देश को नया आयाम देने के लिए, नई गति से विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात। पूरी 29 हम लोकसभा जीते हैं। राजगढ़ में भी राजगढ़ की जनता ने पूरा मन बनाया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी के लिए वोट किया। सनातन और हिंदू धर्म की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी का भी तीसरा टर्म है, प्रधानमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या आप इस पर जोर दिए? नहीं, देखिए पहले से ही जोर है। सनातन और हिंदू संस्कृति केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। सनातन का मूल उद्देश्य ही दुनिया की शांति है, दुनिया का विश्व बंधुत्व है, तो इसलिए दुनिया को दिशा दिखानी है तो सनातन को आगे आना ही है। तो सनातन को आगे आना ही है, और पहले भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और सनातन की बात करती थी और उस पर लगातार आगे भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और उसके बाद देश विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।